हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बंगाली खाड़ी की नदियां। उसमें हम जो है चंबल और बनास के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब देखिए, कुछ नदियां और हैं जो बंगाली खाड़ी के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। उसमें बाणगंगा, गंभीर और पार्वती प्रमुख नदी है। तो आज जो है हमारा जो वीडियो होगा वो इन नदियों को लेकर होगा। सबसे पहले हम जो बाणगंगा नदी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। तो बाणगंगा नदी की क्या विशेषताएं हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो बाणगंगा नदी है, ये मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मैप बनाया है। ये जयपुर में, यहाँ पर एक जगह है बैराट, तो इसलिए इसकी पहाड़ियों को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बैराट की पहाड़ियाँ। तो ये जो है बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, इसका नाम है बैराट की पहाड़ियाँ। और यहाँ से नदी देखिए, ये जयपुर से होकर इधर ये दौसा ज़िले में होते हुए और भरतपुर ज़िले में, ये भरतपुर ज़िला है, होते हुए और ये सीधी जो है यमुना नदी में चली जाती है। तो इसका उद्गम जो है ये बैराट की पहाड़ियों से होता है। और बैराट की पहाड़ी कहाँ है? ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बैराट जो है एक सभ्यता का केंद्र भी है। ये बैराट जो है बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी है। और इसका जो मुहाना है, देखिए, ये ये यमुना नदी में एक जगह है यूपी में, फतेहाबाद। तो ये नदी फतेहाबाद में जाकर और यमुना से मिल जाती है। तो बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। मुहाना इसका है फतेहाबाद। उद्गम बैराट की पहाड़ी है ना। और ज़िला आपसे पूछे कि ज़िले से उद्गम होता है, जयपुर ज़िला। तो बैराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। और ये यमुना में कहाँ मिलती है? फतेहाबाद। फतेहाबाद किस राज्य में स्थित है? यूपी में स्थित है। तो ये इसके उद्गम और मुहाने के बारे में मैंने बताया आपको। और ये जो है नदी देखिए, बहुत फेमस नदी है। और इसको जो है उपनाम के रूप में इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये खूब आता है कि अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं। तो देखिए, ये जो बैराट क्षेत्र है, बैराट क्षेत्र जो है, देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। ये क्या है? बौद्ध सांस्कृतिक स्थल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में बौद्ध सांस्कृतिक स्थल किसको कहते हैं? बैराट को। और देखिए, 1837 में एक अंग्रेज थे, कैप्टन बर्ट, उनका नाम था कैप्टन बर्ट। इन्होंने यहाँ पर अशोक का शिलालेख खोजा था। आपको पता है, इतिहास में अशोक का नाम जो है शिलालेखों के कारण नहीं है। अशोक को यदि इतिहास में जाना जाता है तो शिलालेखों की वजह से। यदि शिलालेख नहीं होते तो अशोक का हमें पता भी नहीं चलता। उसने बहुत सारे शिलालेख बनाए थे भारत में, और उसमें राजाज्ञाएँ खुदाई थी, तो उससे उसकी जो है हमें जानकारी मिलती है। तो बहुत ही प्रमुख शिलालेख बैराट से प्राप्त हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसे भाब्रू का शिलालेख भी कहा जाता है। भाब्रू का शिलालेख देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे हमें अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। इस शिलालेख से क्या पता चलता है? कि अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। इस शिलालेख में अशोक को
मगध का सम्राट बताया गया है कि अशोक जो है मगध का सम्राट था। और देखिए इसमें जो है बौद्ध जो त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध त्रिरत्न कहलाते हैं। तो अशोक जो है बौद्ध त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त करता है और इसी से हमें पता चलता है कि जो अशोक था वो बौद्ध धर्मावलंबी था, है ना। यद्यपि जो है देवनाम प्रिय उपाधि से ये भी पता चलता है कि वो देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को भी मानता था, परंतु ये त्रिरत्न में विश्वास करता था। इससे पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। और देखिए साथियों, मैंने कहा ना ऐतिहासिक दृष्टि से बैराट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चीनी यात्री, बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो चीन से बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। 634 ईस्वी में इसने, ह्वेनसांग ने बौद्ध स्थल बैराट की यात्रा की थी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट स्थल है। और इसने अपनी पुस्तक जो है, इसकी पुस्तक थी सी यू की, इसने चीन में जाके इस पुस्तक को लिखा था। और सी यू की पुस्तक में लिखा उस स्थलों में ये भी पता चलता है कि ये बैराट भी आया था। और इसने कहा था बौद्ध विहार हैं, उस समय इसका वर्णन किया इसने बहुत अच्छा। तो देखिए कितने दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये, बहुत, है ना। बौद्ध सांस्कृतिक स्थल 1837 में कैप्टन वर्ड ने अशोक का शिलालेख खोजा, जिसको भाब्रू का शिलालेख कहते हैं, है ना। भाब्रू, क्या है ये? भाब्रू का शिलालेख। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, मगध का राजा था, है ना, सम्राट था। और वो त्रिरत्न में विश्वास करता था, बुद्ध, संघ और धम्म। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में अपनी जो यहाँ पर यात्रा की थी और इसका वर्णन अपनी पुस्तक सी यू की में किया था। तो देखिए अर्जुन, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। इनको 12 वर्ष का जो है वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, है ना। यदि उस समय पहचान लिए जाते तो वापस ये उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ता। तो कहते हैं कि अर्जुन ने जो है, द्रौपदी को प्यास लग रही थी तो उसने एक तीर मारकर वहाँ पर और पानी निकाल दिया था। और ये जो है बाण गंगा वही गंगा है, इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? बाण गंगा को। ये साथियों 3 जिलों से होकर बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर है। देखिए विद्यार्थियों, इसकी लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। ये तो अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दे रखी है। इसकी सहायक नदियाँ, देखिए मैं मैप पे इधर ड्रॉ कर देता हूँ, याद हो जाएंगे आपको। 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यही लिख देता हूँ मैं। एक तो है गुमटी नाला, दूसरी है पलोसन
पलोसन और एक है सुरा, है ना। तो 3 इसकी सहायक नदियां हैं साथियों, गोमती नाला, पलोसन और सुरा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, इसे ताला नदी भी कहते हैं। इसके पाट को भी ताला कहते हैं और इसके नदी को भी ताला कहते हैं। इसका जो मैदानी भाग है उसको रोही का मैदान कहा जाता है। आपसे पूछे रोही का मैदान किस नदी से संबंधित है ना, तो आपको बताना है कि बाणगंगा नदी से। और ये जो है रोही का मैदान जो गेहूं है और सरसों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसे ताला नदी भी कहते हैं, रोही का मैदान भी कहते हैं, जो गेहूं और सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसकी और विशेषताओं में देखिए विद्यार्थियों, इसे आंतरिक प्लस बंगाल की खाड़ी की नदी भी कहा जाता है ना। आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये आंतरिक नदी भी है और इसे बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की नदी भी कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, वर्षा काल में जो है इसका जल जो है यहाँ से निकलकर और ये बैराट की पहाड़ियों से जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए यमुना नदी तक चला जाता है। तो उस समय तो ये बंगाली खाड़ी के तंत्र का हिस्सा हो जाती है। और जब वर्षा नहीं होती तो ये जो भरतपुर ज़िले में इसका जल फैल जाता है ना। और ये जो है उस समय आंतरिक नदी कहलाती है। तो वर्तमान समय में क्या है विद्यार्थियों कि इसका जो इसमें क्या है, जल की आवक बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो है बस्तियाँ बस गई, लोग बाग रहने लगे, पानी इसका पानी इधर उधर फैल जाता है सारा। तो ये देखिए जो रुंडित नदी, अभी मैंने इसमें लिखा नहीं, देखिए इसको इसीलिए जो है रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये बहुत आता है कि रुंडित नदी किसको कहते हैं। तो रुंडित नदी का मतलब है कैप्चर्ड रिवर, इसको क्या बोलेंगे, कैप्चर्ड। इसका पानी और नदियां कैप्चर कर लेती हैं। तो रुंडित नदी, आंतरिक नदी, बंगाली खाड़ी की नदी, है ना। कितने ही देखो इसके नाम हो गए, तो इसलिए जो है रुंडित है ना, रुंडित नदी, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हो गई। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ और यहाँ से जो है जयपुर से दौसा, भरतपुर होते हुए यमुना नदी में फतेहाबाद में चली जाती है। ठीक है, 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर में। इसका उपनाम क्या है, अर्जुन की गंगा, है ना। ये मैंने बताया था कि अर्जुन ने यहाँ पर तीर मारकर पानी निकाला था और उसके बाद ही बैराट में, और उसके बाद ये जो है गंगा अर्जुन की गंगा कहलाती है। इसे ताला नदी भी कहते हैं और इसका जो मैदानी भाग है वो रोही के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो गेहूं और सरसों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आंतरिक नदी भी है, जब भरतपुर में ही बहते हुए इसका जल लुप्त हो जाता है तो इसे आंतरिक नदी कहते हैं, और जब इसका जल बंगाली खाड़ी यमुना नदी तक चला जाता है तो उसे हम बंगाली खाड़ी के सिस्टम की नदी भी कहते हैं। तो ये इसकी कुल विशेषताएं हैं। अब देखिए इसमें गंभीर और पार्वती 2 नदियां और हैं। देखिए मैंने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको एक बार और याद करा दूं, फिर इसको मैं मिटाऊंगा यहाँ पर। देखिए बैराट जो है ये हिस्टोरिकल साइट है और यहाँ पर जो है पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास जो था व्यतीत किया था, और बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। 1837 में कैप्टन बर्ट, या वर्ट भी बोलते हैं, कैप्टन वर्ट ने यहाँ से अशोक का शिलालेख
जो है उसकी खोज की थी, उसको भाब्रू का शिलालेख भी कहते हैं। वर्तमान में इस शिलालेख है विद्यार्थियों, ये कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है, कोलकाता संग्रहालय में। इसको यहाँ से हटाकर कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया भाब्रू के शिलालेख को वर्तमान में। और इससे अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें अशोक कहता है कि वह जो है त्रिरत्नों में विश्वास करता है। त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म, है ना, आता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो है अशोक का जो बहुत ही प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसमें लिखा है कि अशोक मगध का राजा था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में यहाँ पर आया था और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की, जिसमें उसने इस बारे में वर्णन किया है कि मैं जो है अपनी यात्रा के समय बैराट भी गया था। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है और इसके किनारे बैराट की सभ्यता है। और देखिए बैराट जो है प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था और यहाँ का राजा विराट था, इसलिए इसको विराट नगर भी कहा जाता था। तो इसका प्राचीन नाम है विराट नगर, मत्स्य जनपद की ये राजधानी था। तो देखिए जो बाणगंगा नदी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्गम बैराट की पहाड़ी, मुहाना यमुना में फतेहाबाद, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती है। लंबाई 240 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में गुमटी नाला, पलोसन और सुरा प्रमुख हैं। इसके मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। ये आंतरिक नदी भी है, बंगाली खाड़ी के सिस्टम का भी पार्ट है और इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। देखिए अब जो गंभीर और पार्वती की बात करें अपन, गंभीर नदी, देखिए गंभीर नदी का जो उद्गम है नादोती की पहाड़ियाँ या पहाड़ी, उद्गम नादोती की पहाड़ी। और नादोती किस जिले में पड़ता है? करौली में। तो नादोती तहसील में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये जो नदी है यमुना में जाकर मिल जाती है। यमुना में ये नदी मैनपुरी ज़िला है यूपी में, मैनपुरी यूपी में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। ये नदी की यदि हम ज़िलों की बात करें तो ये नदी करौली ज़िले से निकलती है, यहाँ से भरतपुर में जाती है और एक थोड़ा सा हिस्सा धौलपुर ज़िले से भी गुजरता है। तो ये नदी करौली, भरतपुर, धौलपुर ज़िलों में बहती है। देखिए यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर हैं ये नादोती की पहाड़ियाँ, नादोती तहसील है यहाँ पर साथियों। और ये यहाँ से निकलकर और ये नदी जो है ये करौली डिस्ट्रिक्ट से और ये भरतपुर में होते हुए फिर देखिए यूपी में चली जाती है और यहाँ से फिर वापस धौलपुर ज़िले में आती है और फिर ये मैनपुर ज़िले में जाकर ये मैनपुरी ज़िले में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो ये है गंभीर नदी। देखिए ध्यान रखना जो गंभीरी नदी है वो चित्तौड़ ज़िले में है, जो बेड़ज की सहायक नदी है ना, ये गंभीर नदी है ना। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो करौली भरतपुर साइड में है वो गंभीर नदी है और जो चित्तौड़ में बहती है वो गंभीर नदी है, अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका उद्गम ये नादोती की पहाड़ियों से होता है।
नादूती की पहाड़ी कहाँ पर है विद्यार्थियों? करौली डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये जो ज़िला है आपको ये पूरा करौली है। तो ये गंभीर नदी, इसका उद्गम और मुहाना मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यूपी। और देखिए इसकी सहायक नदियाँ, पांचना, पार्वती सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा खेर है और एक सेसा, और ये कम महत्वपूर्ण है। पार्वती और पांचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये पांचना नदी, और इधर जो है ये देखिए यहाँ पर जो है ये सपोट्रा की पहाड़ियाँ हैं करौली में। सपोट्रा की पहाड़ी से निकलकर और इधर धौलपुर साइड में जाती है, और ये गंभीर नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी है? पार्वती नदी। तो ये गंभीर पार्वती है, एक दूसरे की सहायक नदियाँ। गंभीर मुख्य नदी है, पार्वती इसकी सहायक नदी है। और ये जो नदी है ये पांचना है। ठीक है, तो पांचना और पार्वती दो गंभीर की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और इसमें देखिए और कोई विशेषता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है उद्गम नादोती की पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम नादोती की पहाड़ी करौली, यमुना में कहाँ मिलती है? मैनपुरी के पास। और ये करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर जिलों में मिलकर और ये मैनपुरी में यहाँ पर चली आती है, यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियाँ पांचना, पार्वती, खेर और सेसा हैं। जो पार्वती नदी है ना, ये कोई बहुत ऐसा बड़ी नदी नहीं है, केवल थोड़ा सा उद्गम याद रख लें और इसका मुहाना याद रख लें। उद्गम ये सपोट्रा तहसील करौली से निकलती है, और यहाँ पर जो है छापर की पहाड़ियाँ हैं। छापर एक जगह है इसलिए उसके पास निकलती है, इसलिए छापर की पहाड़ी कहते हैं। सपोट्रा में ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? छापर की पहाड़ी, छापर की पहाड़ी से है ना। ये नादोती की पहाड़ी से गंभीर निकलती है, छापर की पहाड़ी से पार्वती निकलती है। ये नादोती तहसील में है, ये सपोट्रा तहसील में। तो ये जो है इसका उद्गम, और ये जो है गंभीर नदी में मिल जाती है धौलपुर जिले में। गंभीर नदी में जाकर मिल जाती है धौलपुर जिले में। देखिए इसकी और कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, है ना। तो गंभीर नदी और पार्वती नदी ये भी बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट है। और देखिए गंभीर नदी पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है ये खानवा का ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये खानवा का मैदान, खानवा का मैदान आपको पता है, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। और इसमें जो है आपको पता है राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। तो खानवा जो है ये ध्यान रखना, ये गंभीर नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जो तहसील है वो है रूपवास तहसील। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खानवा कहाँ है? रूपवास तहसील में। खानवा कहाँ स्थित है? रूपवास तहसील में, भरतपुर जिले में, गंभीर नदी के किनारे। और ये जो है 17 मार्च 1527 को यहाँ खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। तो ऐतिहासिक दृष्टि से गंभीर नदी इस दृष्टि से बड़ी प्रसिद्ध है।
तो देखिए मैंने सारी विशेषताएं सब नदियों की बता दी आपको। और देखो मैं रिवाइज बार बार इसलिए कराता हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए। बाणगंगा नदी उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर, यमुना से मिल जाती है फतेहाबाद में, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ गुमटी नाला, पलोसन और सुरा है। इसे ताला नदी भी कहते हैं। एक रुंडित नदी है, कैप्चर्ड रिवर। इसका पानी जो है और नदियाँ हरण कर लेती हैं, इसको कैप्चर कर लेती है, क्योंकि पानी की आवक बहुत कम है, इसलिए इसको रुंडित नदी कहा जाता है। ये बहुत आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैदानी भाग को रोही का मैदान कहते हैं, जो गेहूं और सरसों के लिए प्रसिद्ध है। इसे आंतरिक और बंगाली खाड़ी की नदी भी कहा जाता है। गंभीर नदी का उद्गम नादौती की पहाड़ी से होता है। यमुना में मैनपुरी ज़िले में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पांचना, पार्वती, खेर और शेषा हैं। इसमें पांचना और पार्वती इंपॉर्टेंट है। पार्वती का उद्गम सपोटरा तहसील से होता है, करौली से, छापर की पहाड़ी से, और ये गंभीर में मिल जाती है धौलपुर जिले में। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए इसके बाद हम जो है इसके कुछ बांध हैं। देखिए एक छोटी नदी और है जो मैं बता देता हूँ। ये अलवर में यहाँ से यह है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और ये यहाँ से भरतपुर ज़िले में जाकर ये एक जगह है, यह है रूपारेल नदी। रूपारेल है ना, छोटी सी नदी है जो अलवर भरतपुर ज़िले में बहती है। और ये कुशलपुर एक जगह है, कुशलपुर, ये भरतपुर ज़िले में एक जगह है कुशलपुर। यहाँ पर जाकर ये भरतपुर में कुशलपुर के निकट जाके इसका जल समाप्त हो जाता है। बहुत पहले ये नदी यमुना नदी तक इसका जल जाता था, और वर्तमान में कुशलपुर तक ही बहती है। तो रूपारेल नदी ये 2 जिलों में बहती है, अलवर और भरतपुर में। इसकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रूपारेल नदी की। एक तो इसके ऊपर झील है सिलिसेड झील, बड़ी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में। तो सिलिसेट बांध, सिलिसेट झील किस नदी पर स्थित है? रूपारेल पर। दूसरा सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य आपको पता है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ परियोजना में भी शामिल है। तो ये सरिस्का अभयारण्य से होकर बहती है। तो सरिस्का अभयारण्य जो है उसी में से होकर बहती है, इसलिए सरिस्का अभयारण्य और रूपारेल एक दूसरे से संबंधित हैं। और तीसरा देखिए, इस नदी के पास में भर्तरी बाबा का मंदिर, उनका धाम स्थित है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूपारेल नदी कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ सिलिसेट झील है अलवर में, सरिस्का अभयारण्य जो अलवर में है उस अभयारण्य से बहती है रूपारेल नदी। और भर्तरी बाबा जो उज्जैन के ये शासक थे विद्यार्थियों, और सब कुछ अपना राजपाट छोड़कर यहाँ आकर इन्होंने धूनी रमा ली थी और यहीं रहते थे, यहीं इनका निधन हो गया। तो ये जो है भर्तरी बाबा का बड़ा फेमस मंदिर है राजस्थान में। इसका मेला भी जो है यहाँ सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में ही भरता है। तो रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर और भरतपुर में कुशलपुर गांव के निकट समाप्त हो जाती है। तो ये अलवर और भरतपुर जिलों में बहती है। तो ये पूर्वी राजस्थान की सभी नदियाँ लगभग मैंने करा दी आपको। अब देखिए इसके बांध की बात करें तो इसमें 3-4 बांध हैं। एक ऐसे ही छोटा सा नक्शा बना देता हूँ।
जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इन जिलों में इसके कुछ प्रमुख बांध हैं। देखिए, बांध और नदियां भी अक्सर पूछे जाता है। तो देखिए, अलवर में अभी मैंने बताया आपको सिलीसेट बांध, जो रूपारेल नदी पर है। भरतपुर में देखिए अजान बांध है, और एक है बंद बारेठा बांध। जयपुर में विद्यार्थियों रामगढ़ बांध है। रामगढ़ बांध, या इसको जमवा रामगढ़ बांध भी कहते हैं। जमवा रामगढ़ बांध। धौलपुर में पार्वती बांध है, और करौली में पांचना बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है पांचना बांध। तो देखिए, पूर्वी राजस्थान में ये प्रमुख बांध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलीसेट बांध अलवर ज़िले में है ना, ज़िले याद करें, डायरेक्ट ज़िले आ जाते हैं इनके, या नदी आ जाती है। सिलीसेट बांध अलवर, अजान बांध बंद बारेठा बांध भरतपुर, अजान बांध बंद बारेठा बांध भरतपुर। पार्वती बांध धौलपुर में बहुत पूछा जाता है। पांचना बांध वेरी इंपॉर्टेंट, करौली में है। जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में। देखिए, इसकी नदी की बात करें तो सिलीसेट मैंने बताया रूपारेल नदी पर है। अजान बांध गंभीर नदी पर है। बंद बारेठा एक छोटी नदी है, कुकुंद नदी पर स्थित है। पार्वती की नदी पार्वती ही है, और पांचना की नदी पांचना है। जमवा रामगढ़ बाण गंगा नदी पर स्थित है। तो देखिए, प्रमुख बांध हैं। इसमें कुछ की विशेषता इंपॉर्टेंट है, जैसे अजान बांध है ना, आपको बता रखा है नक्शे पर, भरतपुर में है। इससे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पानी दिया जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, उसको इससे पानी दिया जाता है ना। ये कहाँ है? भरतपुर में। देखिए, इसको विद्यार्थियों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव को क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। राजस्थान में सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, और इसको जो पेयजल है, पानी है, वो अजान बांध से दिया जाता है। अजान बांध गंभीर नदी पर है, और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से देखिए 5000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है केवलादेव घाना में पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको यूनेस्को ने 1985 में विश्व विरासत कोष में भी विश्व विरासत कोष में भी शामिल किया है। राजस्थान में एकमात्र अभयारण्य है जिसे विश्व विरासत कोष में शामिल किया गया है। तो अजान बांध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गंभीर नदी पर है, भरतपुर ज़िले में है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य को इससे जल प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और एक देखिए रामगढ़ जो बांध है, जमवा रामगढ़ बांध, ये जयपुर के पेयजल का प्रमुख आधार है। इससे जयपुर को पेयजल दिया जाता है। तो ये जयपुर के पेयजल का आधार कौन सा है? रामगढ़ बांध, या ऐसे जमवा रामगढ़ बांध भी कहते हैं। तो अजान बांध, जमवा रामगढ़ बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक जो है महत्वपूर्ण बांध है, ये पांचना बांध।
पांचना बांध भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत प्रश्न आते हैं। पांचना बांध किस जिले में है ना। तो पांचना बांध कहाँ बताया मैंने, करौली में है। और देखिए पांचना जो है ये 5 नदियों से मिलके बनी है। पांचना नदी 1 2 3 4 और 5 है ना। गंभीर की सहायक नदी है। और ये आप देखिए अटा माची, भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावत। तो ये भी याद करना है कि ये जो पांचना नदी है, पांचना नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, गंभीर की सहायक नदी। तो गंभीर की जो सहायक नदी पांचना है वो 5 नदियों से मिलके बनी है। कौन कौन सी नदियां हैं याद करें, अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावत। ये करौली ज़िले में बहती हैं। और इसी पर जो है देखिए पांचना बांध स्थित है। तो पांचना बांध है ये कहाँ पर है, पांचना नदी पर। और ये देखिए राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध इसको माना जाता है। मिट्टी का बना, इसका जो पाल है वो मिट्टी के है, बना सबसे बड़ा बांध। ये बहुत पूछा जाता है। राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध किसको कहते हैं, पांचना बांध को। पांचना बांध किस नदी पर है, गंभीर की सहायक नदी पांचना पर। पांचना कितने नदियों से मिलके बनी है, 5 नदियों से, अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावत। और ये करौली ज़िले में है, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। तो देखिए ये प्रमुख बांध जो है इस सिस्टम से संबंधित हैं और बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादातर तो ये ज़िले वगैरह आ जाते हैं, पर जो 3 बांध जिनकी मैंने विशेषताएं बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना। सिलीसेट बांध अलवर, अजान बांध भरतपुर, बंबारेठा बांध भरतपुर, पार्वती बांध धौलपुर, पांचना बांध करौली, चंबा रामगढ़ बांध जयपुर। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने जो है आज आपका बंगाली खाड़ी का सिस्टम पूरा हो गया और मैंने बहुत अच्छे में और बहुत डिटेल में बताया। ये मेरी गारंटी है, आप कहीं भी जाएंगे आपको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। मैंने आपको सारी जो जानकारी इससे संबंधित है, जो बिखरी हुई है, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, चाहे कल्चरल फैक्ट्स हैं, जोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, वो सब आपको एक जगह बता दिए हैं। और आप देखिए मेरे वीडियोस को देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपको जितनी अच्छी राजस्थान की ज्योग्राफी और ये जो फिजिकल जो डिविजन्स हैं राजस्थान के रिवर सिस्टम में आपको बताए हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो अरब सागर से संबंधित होगा, तो इनको अच्छे से याद करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।